Hello, can you hear me? यस सर, यस सर। गुड Yeah, आफ्टरनून सर। okay. सर वीडियो ऑन कर लीजिएगा, इसमें अभी वीडियो शायद आपका ऑफ है। Okay. Just give me 1 minute. हाँ, एक सेकंड। ओके, अब दिख रहा है? सर नहीं दिख रहा है। सर आप दिख रहा है। Now can you see? यस All सर। right. जी. गुड Right. आफ्टरनून Hi. सर। Good afternoon. I'm sorry for coming in late and सर कोई बात नहीं सर। I think कोई क्लास चल रहा था ना आप लोगों का? हाँ सर, कंप्लीट हो जाएगा सर, वो थोड़ा सा ही बचा है। ओके ओके, ठीक है। तो वो क्या मतलब, प्लीज टेल मी व्हाट इज एक्सपेक्टेड। आई थिंक ये सब मेंस प्रीलिम्स देने वाले बच्चे हैं या सर उसके आगे भी फोर्थ ऑफ एग्जाम्स की तैयारी अक्टूबर कर रहे हैं? 4 को प्रीलिम्स है सर, तो प्रीलिम्स में अपीयर करने वाले हैं। यस, ओके ओके, दैट्स नाइस। हाउ मच टाइम डू वी हैव? सर आप जितनी देर लेना चाहें सर। अच्छा, okay, I just want to say 4 or 5 things. सभी पहले तो सभी जो भी लॉग्ड इन है, आई डोंट नो कौन है, तो सभी को मेरा सादर नमस्कार। एंड आई प्रिज्यूम आप में से कई लोग कोई ना कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम जल्दी देंगे, स्टार्टिंग विद दी प्रीलिम्स ऑफ यूपीएससी जो कि 4 अक्टूबर को होंगे। I wanted to just share 1 or 2 things with you. First of all, I wanted to wish all of you good luck, ताकि आप लोग अच्छा करें। अजय जी हैड सेड कि आप लोग आई थिंक कोविड समय में इस तरह से ऑनलाइन मिलते हैं एंड यू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम। सो आई जस्ट वांटेड टू ड्रॉप इन एंड से आप सबको मैं गुड लक कहना चाह रहा था। दूसरा चीज, कोविड के चलते कई लोगों को मेरी कुछ लोगों से जो बात होती रहती है, वो बता रहे थे कि सर हमारी तैयारी ठीक से नहीं हुई, कॉन्फिडेंट नहीं फील हो रहा है। प्लीज डोंट फील लाइक दैट, बिकॉज दैट इज समथिंग जो कि अक्रॉस द कंट्री ऑलमोस्ट सभी बच्चों को इस तरह से अगर फील हो रहा होगा, जो आपको फील हो रहा है, दैट इज बट नेचुरल, एवरीवन विल बी फीलिंग लाइक दैट, बिकॉज कोविड के चलते नॉर्मल लेट अस से इंटरेक्शन ह्यूमंस का इन द फॉर्म ऑफ कोचिंग क्लासेस, इन द फॉर्म ऑफ फ्रेंड सर्कल्स, इन द फॉर्म ऑफ टेस्ट सीरीज, वो सब कम हो गया है। तो अगर आपको कोई चैलेंज लग रहा है तो डोंट वरी, वो चैलेंज सभी के लिए कॉमन है। और ये यूपीएससी का एग्जाम रिलेटिव एग्जाम है, एब्सोल्यूट एग्जाम नहीं है। ये मायने रखता है कि आपके साथ आपके वर्ष में जो बाकी लोग तैयारी कर रहे हैं वो किस तरह, कितना ज्यादा आपसे पढ़े हैं या कितना बेहतर किए हैं। सो चूंकि ये कोविड का जो क्राइसिस है, ये देश में सभी लोगों को इक्वली हिट या इफेक्ट किया है, तो आपको पहली साइकोलॉजिकली अपने आप को आप ये कन्विंस करिए कि इसमें कोई रिलेटिव डिसएडवांटेज पे नहीं है आप, क्योंकि ये रिलेटिव डिसएडवांटेज सबके लिए एक समान है। एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को बोलना था कि समय बहुत कम बचा है। आई थिंक वी हैव जस्ट 3 to 4 days लेफ्ट। तो लोग ये कर लेते हैं कि भाई अब हम लोगों को लगता है कि हम लोग ज्यादा अभी तक तैयारी अगर नहीं किए या तैयारी में कोई चीजें छूट रही हैं, तो हम अगले 2-3 रात नहीं सोने का काम करते हैं, या अपना सोने को अपनी नींद को त्याग करके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा पढ़ लेते। डोंट डू दैट। एग्जाम से पहले ठीक से सोना भी एग्जाम की तैयारी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है, ताकि आपका ब्रेन ठीक से काम करे एग्जाम के दिन। मेरा सजेशन रहेगा अभी रिवीजन मोड में चले जाइएगा, स्पेशली क्योंकि आप लोगों के जीएस में अब जीएस नहीं, आई थिंक आप लोगों का कोई एक एप्टीट्यूड पेपर होता है जिसमें फॉर्मूले और ये सब भी होते हैं थोड़े बहुत, लेट अस से ज्योमेट्रिक अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन टाइप के कुछ फॉर्मूले, या कुछ फॉर्मूले या शॉर्टकट टेक्निक्स जो मैथ्स या डेटा क्वांटिटी वाले, डेटा इंटरप्रिटेशन वाले फॉर्मूले होते हैं। मेरा सजेशन रहेगा कि उनको थोड़ा रिवाइज कर लीजिएगा। और कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि हम हर बार उसमें हम अटक जाते हैं या हमारा आंसर गलत हो जाता है, तो उनको उनको थोड़ा एक बार आप देख लीजिए व्हेन इट स्पेशली कम्स टू डेटा इंटरप्रिटेशन, ताकि वो आपके गुड फ्रेंड जैसे, मतलब जिनसे रोज मिलते हैं, दोस्ती यारी बढ़ती है, उस तरह के हो जाएं आप अभी से लेके एग्जाम तक। टेंशन नहीं लेना है आपको, रिवाइज कर लो। और जो जो चीज आपको लगता है बहुत इंपॉर्टेंट, देखो अगर कोई बहुत बड़ा सेगमेंट सिलेबस का छूट गया है आपसे, तो अगले 2 दिन या 3 दिन उसका समय नहीं है कि आप पूरे चीज को कर पाओगे।
जितना आपने किया है उसको कंसोलिडेट कर लो तो वो लाख बेहतर है, रादर देन चेजिंग सम न्यू गोल्स ऑल टुगेदर. And these were the 3 points that I specifically had to say. Other than that, preparation related मेरे पास कोई special notes इसलिए नहीं है क्योंकि वो मैं मानता हूँ कि आप लोग सबके सब अपने कोचिंग और प्रिपरेशन के दौरान एक दूसरे का हौसला अफजाई करते आए हो, एंड आप लोगों ने अच्छे से तैयारी करी है. अपने आप को साइकोलॉजिकली साइक आउट इसलिए मत करना है इस बार, क्योंकि कोविड के चलते मैं फिर बार बार कह रहा हूँ कि जो दिक्कतें आपको हुई हैं वो दिक्कतें पूरे देश भर में सभी बच्चों को हुई हैं जो यूपीएससी की तैयारी करते थे. बल्कि कोविड के चलते मैं तो कहता हूँ कि अगर जैसे आप दिल्ली नहीं जा पाए तो जो लोग दिल्ली जाके हर साल एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज पा लेते थे, उन लोगों का वो एडवांटेज कम से कम खत्म हो गया बिकॉज ऑफ कोविड. तो इट विल बॉयल डाउन टू आपने कितना, आप उस दिन एग्जाम में कितना मेहनत करके कितना अपना बुद्धि को एकाग्र करके वहाँ पे एग्जाम में ध्यान दोगे. जैसे टाइम मैनेजमेंट के बारे में आई एम श्योर आपको काफी कुछ बताए होंगे. प्लीज ये क्लैरिटी रखना कि पर क्वेश्चन कितने सेकंड्स हैं आपके पास. टोटल टाइम डिवाइडेड बाय टोटल क्वेश्चंस इनटू 60 सेकंड्स, वो आपको बताएगा टोटल सेकंड्स कितना आप दे सकते हैं एक क्वेश्चन के लिए. आप सभी ये प्रीलिम्स में दोनों पेपर्स जो आजकल के फॉर्मेट में हैं वो शायद मल्टीपल चॉइस ही हैं, तो आप उनको मल्टीपल चॉइस में आपको किसी एक क्वेश्चन पे अटक नहीं जाना है. मान लो कोई क्वेश्चन आया और उसमें हम बी और सी के बीच में मतलब श्योर नहीं है, हमें मालूम है ए और डी नहीं है, बी और सी में से कोई है, तो उसको सर्कल करके आगे चले जाओ, सेकंड स्वीप में उसको कर लेना. बट कोई भी एक क्वेश्चन को इतना समय न देना जिससे कि वो आपके दूसरे क्वेश्चंस के समय को खा जाए. प्लीज डोंट मेक दैट मिस्टेक. सारे क्वेश्चंस को एक राउंड, मेरा पर्सनल सुझाव है, पेपर का पहले क्वेश्चन से आखिरी क्वेश्चन तक एक राउंड स्वीप आपका हो जाना चाहिए, फिर सेकंड स्वीप कर लो और लास्ट में थर्ड स्वीप कर लो. That should be the way that you attack multiple choice के papers, because there is no point. मैं फिर दोहरा रहा हूँ, कोई भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं. मैं जैसे एक बात जानना चाह रहा हूँ, नेगेटिव मार्किंग है क्या आजकल? यस सर, है सर, है सर. अगर नेगेटिव मार्किंग है तो प्लीज भगवान के वास्ते वो सब मत करना कि यार सारे बीज मार्क कर दिए, सारे सीज मार्क कर दिए. डोंट डू दैट, ठीक है? नेगेटिव क्योंकि यूपीएससी पेपर सेटर्स को मोटा मोटा मालूम होता है ये बात कि कई लोग इस तरह पे तुक्के पे चांस ले लेते हैं, तो वो लोग पेपर का सेटिंग भी इस तरह से करते हैं कि वो बैठेगा, मतलब हम अगर मान के चलें कि सारे मैंने 20 ही कर दिए तो 1/4 तो आएगा मेरा चांस, 1/4 तो बनता है, 25% तो आ जाएगा. यू विल डिस्कवर ऐसा नहीं आएगा, रैंडम स्टैटिस्टिक सैंपल में ऐसा नहीं आएगा. सो मैं फिर कह रहा हूँ कि जहाँ पे आपको 4 में से एक चॉइस आपने एलिमिनेट कर दिया, 3 चॉइसेस में भी आपको डाउट है, तो आप उसको अटैक, उसमें गेस ले सकते हो. लेकिन एकदम जहाँ पे एकदम अंधे या निहत्थे टाइप हो, यहाँ कुछ नहीं मालूम, तो वहाँ पे खामखा चॉइस लेने का कोई मतलब नहीं है उस क्वेश्चन पे. तो अपने प्रैक्टिस पेपर्स, मैं जो कह रहा हूँ कि पेपर्स को स्वीप का फायदा क्या, स्वीप का मतलब क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके हमने क्वेश्चन नंबर 120, मान लो 120 क्वेश्चन इन टोटल, क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 120 तक आधे टाइम में, पेपर का मोटा मोटा आधा टाइम या 60% ऑफ द टाइम में पहला राउंड कर दिया पूरा. जितना आता है मतलब जो क्वेश्चंस हो जाओ और वैसे ही वैसे उसको ओएमआर शीट में करते जाओ, बात के लिए मत रोकना. ये गलती एक बार मैं कर चुका हूँ कि पहले पूरे कर लिए अपने क्वेश्चन पेपर में और फिर हम उसमें गोल 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 करने में बैठ गए. डोंट डू दैट. कॉन्फिडेंट हो, जैसे आपको एक क्वेश्चन क्रैक हुआ उसको अपने क्वेश्चन पेपर में टिक करो और उसको तत्काल ही अपने ओएमआर में ट्रांसक्राइब कर दो. और सेकेंड राउंड जब करोगे तो जो क्वेश्चंस को आपने सर्कल किया है, सर्कल का मतलब मैंने उसको फर्स्ट राउंड में नहीं छुआ, तो खाली सर्कल वाले क्वेश्चंस को पढ़ते हुए चलो, क्योंकि जो सर्कल नहीं है वो आप ऑलरेडी उनको अपने ओएमआर शीट में आंसर डाल चुके हो, उसमें दोबारा टाइम वेस्ट करना ही नहीं. खाली सर्कल वाले में ध्यान दो. सर्कल में फिर फर्स्ट स्वीप जब करते हो तो जो सर्कल वाला फिर 20 या 25 सेकंड में क्रैक नहीं हो रहा है तो उसे छोड़ो और अगले सर्कल को जाओ, या तो उस
उस सर्कल को जिसमें आप 20-25 सेकंड खर्च कर रहे हो, उसमें आप डिसीजन ले लो कि मैं इसमें बी और सी में अभी भी मेरे को क्लैरिटी नहीं आ रहा, चलो इसमें मैं तुक्का चांस ले लेता हूँ, सी मेरा लकी नंबर है, मैं सी से चला जाऊंगा। ठीक है, ऐसा कर लेना, लेकिन उसको क्लोज करो और फिर उस सर्कल को क्रॉस कर दो क्वेश्चन पेपर में, ताकि उसको अपने नेक्स्ट राउंड में आप दोबारा नहीं छुओगे। ध्यान रखना कि क्वेश्चन पढ़ने में भी समय लगाते हो, वो एक्चुअली आपके ओवरऑल टाइम का जो अनवल जा रहा है। प्रीलिम्स पेपर्स आर ऑल अबाउट टाइम, ऑफ कोर्स नॉलेज तो रहता ही है उसमें, बट ये आपके टाइम मैनेजमेंट की भी एक टेस्ट है, मान के चलो। तो वहां पे हम 1 मिनट के लिए भी पानी पीना है, अरे थक गए, इधर उधर देखना है, अपने बगल में कौन बैठा है, क्या कौन दोस्त पीछे बैठा है, उसको हाय हेलो कर दो, नो वे, यू कैन नॉट डू दैट। डोंट वेस्ट योर टाइम इन दोस थिंग्स। जहां जैसे ही आपको पेपर मिला, उसके बाद से आप अपना आंख, होश और आवाज उठाओगे। जब भी वो 2 घंटे, कितने घंटे का पेपर है आजकल? 2 घंटे का? 3 hours sir. 3 hours, sorry, we had 2 hours prelims papers 2010 में, so now it's 3 hours prelims papers, so 3 hours तक you will have to keep sitting there. Don't waste your time, because if you waste your time, that is one question जो कि कम आपसे आंसर हुआ, या किसी और लड़के ने या लड़की ने 1 क्वेश्चन बेहतर आपसे आंसर कर दिया। इट इज वेरी रिलेटिव, इट इज ऑल कॉम्पिटिटिव। हर क्वेश्चन को आपको मेरा अनुरोध है, आपको क्वेश्चन आता नहीं, मैथ्स में नॉर्मली होता है ना, अपने को कोई मैथ्स का क्वेश्चन, मैथ्स यानी कोई वो लॉजिकल टाइप, मतलब एक ट्रेन अहमदाबाद से छूटी इतने बजे, दूसरी ट्रेन गुवाहाटी से छूटी इतनी बजे, दोनों के बीच की दूरी इतनी है, ये लोग कब मिलेंगे, उस तरह के क्वेश्चन मान लो नहीं आता है। जो आर्ट्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं, उन्हें वो कहते हैं हमें नहीं आता, तो उसमें फालतू में टाइम का वेस्ट करो, जस्ट मूव ऑन, उसे सर्कल। करेक्शन सर, 2 hours ही है अभी, 2 hours ही है सर, 2 hours के 2 पेपर है सर। चलो 2 hours, वही गुड। अगर 2 hours के हैं तो क्या 2 hours का होने का, और क्वेश्चंस कितने जरा बताना मेरे को, दोनों 100 है सर, 100 दोनों में 100 questions, 100। जी सर। ओके, सो लिसन, अगर अगर हम लोग के टाइम 120 होता था, तो इट वाज वेरी वेरी इजी टू डू द कैलकुलेशन, बट आप लोग ऐसा करो, देखो 100 क्वेश्चंस, 120 मिनट्स, ओके, तो कितने सेकंड्स पर क्वेश्चन मिल रहे हैं हमें? आई थिंक आपको मिलेंगे 72 सेकंड्स। चेक करना कोई Yes, sir. किसी के पास, ठीक है? मेरे को 20 लगता है yes. 68 या 72 सेकंड्स कुछ आना चाहिए, ठीक है? नाउ इफ इट इज 72 सेकंड्स, इसका मतलब ये, मैं मेंटली ये रखता था अपने माइंड में कि मेरे पास 1 ही मिनट है क्वेश्चन करने के लिए। क्वेश्चन करने का मतलब उस क्वेश्चन 72 सेकंड्स में एक्चुअली 1 minute 12 सेकंड्स होता है, 72 सेकंड्स, ठीक है? तो भाई थोड़ा हम लोग का ह्यूमन लिथार्जी, थोड़ा हम लेफ्ट राइट अंगड़ाई लेना, ये है वो है, बीच में बीच में इन्विजिलेटर आके अपने ऊपर सर पे खड़ा हो जाता है, पूछता है क्या कर रहे हो, ये पेपर तुम्हारा गिरा है, एक्स्ट्रा शीट, जो भी अलग, वो कुछ साइन कराने आएगा तो अपना टाइम वेस्ट हो जाएगा। बीच में कोई बेवकूफी टाइप का हरकत कर दिया क्लास में, हम पीछे मुड़ के देखे, कोई चीटिंग कर रहा है, उठा के चला गया, तो मैं मान के चलता था मेरे पास 60 सेकेंड्स पर क्वेश्चन ही है। 60 सेकेंड्स का मतलब है कि उस क्वेश्चन को मेरे को पढ़ना, मेरी बुद्धि में समझना, उसके आंसर को बिठाने का मतलब है 4। सर आवाज नहीं आ रही है। हेलो, आवाज आ रही है? जी सर, अब आ रही है, आ रही है सर। सर आवाज आ रही है। हेलो, आई कांट हियर यू मिश्रा साहब, आई कांट हियर यू। सर आपकी आवाज आ रही है सर। हेलो, कैन यू हियर मी मिश्रा? यस सर, यस सर, यस सर। ओके फाइन, सॉरी, आई कोई कॉल आ गया था तो डिस्टर्ब हो गया। आई वाज सेइंग कि मान के चल 60 सेकेंड्स का मतलब है क्वेश्चन को पढ़ना, क्वेश्चन को समझना, उनमें से 4 चॉइसेस में से एक चॉइस को चुनना, और उस चुने हुए मतलब चुनने का मतलब है कन्विंस हो जाना कि भैया यही है चॉइस, दोबारा नहीं आ रहा मैं इस क्वेश्चन को वापस, और उस चॉइस को अपने क्वेश्चन पेपर में टिक करते हुए मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपनी ओएमआर में सर्कल कर देना, और सही सर्कल करना। क्वेश्चन नंबर 27 है तो ओएमआर में 27, अगर 27 बी चुन रहा हूं तो ओएमआर में 27 बी जाना है, 26 नहीं हो जाना है, या 25 नहीं हो जाना है। बच्चे नहीं हो, स्कूल में नहीं हो, ये गलतियां स्कूल में होती थी,
यूपीएससी में नहीं होनी है ये गलतियां, ठीक है। बाहर आके कई बार होता है ना यार, लोग कहते हैं मैं तो पूरा किया था, अच्छा किया था, तेरे से अच्छा किया था, और बाद में वो कहता है यार मेरे को लगता है मैंने ऊपर नीचे कर दिया, 24 का 25 कर दिया और वहां से पूरा सीक्वेंस खराब हो गया। दीज आर नॉट एक्सेप्टेबल मिस्टेक्स, these are not acceptable mistakes, this is not accepted, this is not expected of somebody wanting to, अगर आप देश के प्रीमियर सर्विसेज में आना चाहते हो, अगर आप देश की बागडोर अपने हाथ में चाहते हो, then this is not expected out of you। तो इस तरह की गलतियां, इस तरह की सिली मिस्टेक्स अलाउड नहीं है। तो मेरा कहने का आशय यह है कि जब तुम वहां पे एग्जाम देने जा रहे हो, ये तुम्हारे स्कूल या कॉलेज का एग्जाम नहीं है, ये तुम्हारी जिंदगी को बनाने या बिगाड़ने वाला एग्जाम है। तो वहां पे तुम लोग पूरी के अच्छा, और ये कोई भी कोविड के बारे में ज्यादा टेंशन नहीं लेना अंदर, ठीक है। मेरे को कोविड हो जाएगा, प्रोफेसर आ रहा है कोविड हो जाएगा, अरे कोविड होना है हो जाएगा, ठीक हो, तुम सब यंग हो, कुछ नहीं होगा, हो भी जाएगा ना तुम्हें अगर कोविड, तो 14 दिन में ठीक हो जाओगे। छत्तीसगढ़ में हो, हमारे यहाँ एम्स रेंज में, मैं बता रहा हूँ तुम में से यंग लड़के लड़कियों को कुछ नहीं होने वाला। मास्क पहन के चले जाना, अपना मास्क अपना बांधते रहना, दैट्स अबाउट इट। और बाकी आई डोंट नो, जो भी इंस्ट्रक्शंस उन्होंने दिए होंगे वो इंस्ट्रक्शंस फॉलो करे रहना। एग्जाम के बीच में 2 घंटे के बीच में तुम्हें पानी वानी पीने की कोई जरूरत नहीं है, मर नहीं जाओगे पानी नहीं पियोगे तो। उठ के, मैं बार बार कह रहा हूँ, कोई भी उठ के गया ना पानी पीने, तो उसका मतलब पेपर गया तुम्हारे हाथ से, ठीक है। मैं फिर मेरा कैलकुलेशन समझो, 100 क्वेश्चंस के लिए 120 जब मिनट हैं, तो और तुम्हारे पास 72 सेकंड्स हैं, मैंने तुम्हें 12 सेकंड पर क्वेश्चन शेव ऑफ कर दिया, तो 60 ही तो सेकंड बचे। जीनियस थोड़ी हो तुम या मैं, 60 सेकंड में क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन समझना है, उस क्वेश्चन के बाद हर क्वेश्चन, और कोई केबीसी तो है नहीं कि कोई लाइफलाइन मिल रही है हम लोगों को। सो फॉर हेवन सेक मेक योर डिसीजंस। मैं फिर कह रहा हूँ, क्या होता है, मैं 60 सेकंड्स का अगर बोल रहा हूँ ना, हर क्वेश्चन को टाइम है, तो मैं नॉर्मली देखो, फर्स्ट राउंड में वो क्वेश्चंस करो जो कि सीधा हमें मालूम है कि यार आंसर तो यही है, ठीक है। मान लो कोई क्वेश्चन आया कि, एक क्वेश्चन जस्ट एग्जांपल ले रहा हूँ, इनमें से कौन सी डायनेस्टी छत्तीसगढ़ में राज करती थी, कलचुरी, हान डायनेस्टी, कोई शान डायनेस्टी, और कोई कुछ और कह दो, चोला डायनेस्टी। तो तुम्हें मालूम है कि कलचुरीज हैं, आंसर इज कलचुरीज, तो ये श्योर शॉट है, तो तुम उसको डाल दो। ये तुमने क्वेश्चन पढ़ा, ये तुमने इसको समझा, उसका आंसर चॉइस ए है, उसको चुन लिया और उस शीट में डाल दिया, 33 सेकंड्स में तुम्हारा काम हो गया। तो जो तुम्हारा शेष टाइम बचा, 60 सेकंड्स माइनस 33 यानी कि 27 सेकंड्स जो बचा, वो तुम्हारे को सेकंड राउंड अलाउ कर रहा है। ये तुम डालो, नेक्स्ट क्वेश्चन को जाओ, इस तरह नेक्स्ट को जाओ। तो मैं हर क्वेश्चन में 15 से 30 सेकंड बचाने का प्रयास होता था मेरा, जिससे कि मैं वो अगर मैं 72 सेकंड्स पर क्वेश्चन वाले साइकिल में 40th सेकंड पे या 45th सेकंड पे अपना डिसीजन ले रहा हूं, क्वेश्चन को मैं करूं या आगे बढ़ूं, तो मेरे पास सेकंड राउंड के लिए करीब 40% ऑफ द टाइम बच रहा है। सेकंड राउंड में मैं ऐसे क्वेश्चंस करूं, देखो नॉर्मली क्या होता है, जब तुम फर्स्ट राउंड कर लोगे तो तुम पाओगे कि 50 से 60% बीच का टाइम खत्म हुआ है, और 100 में से तुम्हारे नॉर्मली मैं जो देखा हूं, कट ऑफ क्या होता है ना, 100 क्वेश्चन में से अगर 100 क्वेश्चन का प्रीलिम है पेपर, तो कट ऑफ विल नॉर्मली बी 2/3 एंड अबव। 2/3 से अबव आए तो नॉर्मली कट ऑफ हो जाता है, नहीं होता है अजय सर? हो जाता है सर। राइट, 2/3 का मतलब है 66 मेरे माइंड में टारगेट है। अगर मैं 100 क्वेश्चन का पेपर दे रहा हूं तो मेरा टारगेट है 66। हो सकता है 60, मैं जब फर्स्ट राउंड कर रहा हूं, हो सकता है कि मेरे साथ हुआ ऐसा कि मैंने फर्स्ट राउंड किया तो मेरे खाली शायद 45 या 50 निकले, यानी कि अभी भी मेरे को 16 बचे। नो पैनिक, वो नंबर सोचना ही नहीं है अपने को। ये नंबर एग्जाम, ये सब चीजें एग्जाम के 2 घंटे के बीच नहीं सोचना है, क्योंकि ये हमारे क्रूशियल सेकंड्स खाए जा रहा है, और कुछ होना तो है नहीं, तुम्हें कोई दिव्य ज्ञान तो आएगा नहीं एग्जाम के समय। वो ऐसा कोई नहीं होगा कि कोई भगवान जी से कोई डायरेक्ट लाइट आएगी। जो होना है वो पहले तुम्हारे हार्डवर्क जो थी उसके आधार पे हो चुका है, और वो 2 घंटे तुम्हारे को अपनी बुद्धि और पेपर के बीच में तुम्हारे हाथ के माध्यम से चीजें ट्रांसलेट करने का ही मौका है, दैट्स ऑल। So don't waste that time. Now, second round when you do, in the second round, don't be too much of a gambler. थोड़ी गैम्बलिंग करो, लेकिन बहुत गैम्बलिंग मत करना।
वो मैं आप लोगों को छोड़ता हूँ। इसी को कहते हैं, जब मैं कह रहा हूँ अगर कि प्रैक्टिस पेपर करो, प्रैक्टिस पेपर का मतलब है अपनी ये टेक्निक्स को फाइन ट्यून कर लो। अभी भी 2 या 3 दिन है, एक एक मेंस का पेपर, एक एक प्रीलिम्स का पेपर रोज ले लो सैंपल में, जो आपने किया भी हो या जो नहीं किया हो, एक ले लो, खाली ये टाइम मैनेजमेंट टेक्निक के लिए, नथिंग एल्स। अगर कोई बेहतर तरकीब और आप लोगों ने विकसित करी है या इजाद करी है, देन प्लीज, एंड अगर आप उससे ज्यादा कंफर्टेबल हैं तो प्लीज फॉलो दैट। आई एम जस्ट गिविंग यू स्मॉल टिप्स एंड टेक्निक्स जो अपने समय में, और जो भी प्रीलिम्स, मैंने कैट भी, मैं एमबीए भी किया हुआ हूँ, तो कैट वैट में भी ये सारी टेक्निक्स काम में आती हैं। जस्ट शेयरिंग सम ऑफ देम विद यू। Okay, that's enough. That's so far as my suggestions go. आप लोगों से प्लीज कोई डाउट्स या क्वेरीज हो तो प्लीज फील फ्री। जैसे आपने कहा था कि यू मे हैव सम डाउट्स या क्वेरीज या जनरल कोई ऑब्जर्वेशंस, तो प्लीज फील फ्री टू मेक देम। आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर देम। जिनको क्वेश्चंस करना है सर से, आप लोगों में से कुछ लोग बाहर से जुड़े हैं तो मैं बता देता हूँ सर। श्री कार्तिकेय गोयल सर आईएएस हैं और अभी महासमुंद के कलेक्टर हैं, डीएम हैं सर। अगर आपको कुछ क्वेश्चन है या आप कुछ बोलना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए और पूछिए। सर वो थोड़ा सा ये सरप्राइज हो गया है तो लोग डर गए हैं सर। सर वो अभी आपको आपके सामने थोड़ा सा नर्वस हो गए हैं। बच्चे हैं मतलब हैं सर। नहीं प्लीज डोंट। तो सुनो, माइक अपना अपना सुनो, अपना अपना वीडियो स्क्रीन ऑन मत करना। चाहो तो इफ यू फील मोर कंफर्टेबल खाली ऑडियो ऑन करके आप पूछ लीजिए प्लीज, एज यू फील कंफर्टेबल अबाउट इट। और नहीं पूछना तो भी कोई इशू नहीं है, जस्ट डोंट वरी, ठीक है। अजय साहब, एनीथिंग, एनी क्वेश्चंस दैट यू मे हैव? आप लोगों ने कोई और आंसरिंग की टेक्निक और कोई, मतलब ये स्वीप सिस्टम ही करते होगे ना आप लोग? यस सर, सिलेक्शन सिस्टम ही बेस्ट है सर। जो जितना आपने बताया कि फर्स्ट राउंड बना लो फिर सेकंड राउंड बना लो, यही अच्छा है कि कोशिश 3 राउंड की रहनी चाहिए, ठीक है। 2 तो मिनिमम होना ही होना है, 3 हो जाए तो बढ़िया चीज है। और बस मेरे को ये बताया गया कि आजकल प्रीलिम्स थोड़ा ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो गया, क्योंकि वो ऑप्शनल सब्जेक्ट अब नहीं है। जी सर, अब खाली शायद एक जनरल स्टडीज है और दूसरा एक एप्टीट्यूड पेपर है। एंड एप्टीट्यूड क्वालिफाइंग है या उसके मार्क्स? क्वालिफाइंग है सर, क्वालिफाइंग है, क्वालिफाइंग है सर। तो एप्टीट्यूड में तो अपने बच्चों को दिक्कत नहीं आती होगी ना? यस सर, सेकंड पेपर इजी है लेकिन फर्स्ट पेपर अब उतना ही टफ होते जा रहे हैं। अच्छा, टफ इन द सेंस मतलब क्या? सर डेप्थ ऑफ पूछ रहे हैं क्वेश्चन या सर, डेप्थ ऑफ मतलब क्वेश्चन सर, और कट ऑफ थोड़ा ज्यादा जा रहे हैं। कट ऑफ, ठीक है, कट ऑफ ज्यादा जा रहा है का मतलब 66% के बजाय 70-71%, मतलब 100 क्वेश्चन में से अब 70 सर, मतलब एक 70-75 तक स्कोर कर पाए तो शायद जो 100-110 नंबर तक जनरल कैटेगरी में जा रहे हो शायद टच हो जाए। तो फिर अपना टारगेट 80 रखो बच्चियों, टारगेट अपना 80 क्वेश्चंस का रखो कि भाई हमें 80, देखो अगर 70 क्वेश्चंस तक कट ऑफ जा रहा है तो हम लोगों को करीब 80-85 क्वेश्चंस मार्क करने पड़ेंगे, ताकि क्योंकि कुछ ना कुछ तो गलत होंगे, नेगेटिव वेगेटिव कट पटा के अपना 72 से ऊपर आए नेट स्कोर, मतलब क्वेश्चंस में नेट स्कोर 72 से ऊपर आए, यू विल हैव टू डू एन अटेम्प्ट ऑफ अराउंड 80-85। एक बात ध्यान रखना, 100% एक्यूरेसी कभी नहीं आएगी। कोई भी ये मत सोचना कि मैंने 70 क्वेश्चन किए हैं तो मेरे 70 क्वेश्चन बैग में हैं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। जो क्वेश्चन हम सोचते भी हैं हमारा 100% मान के चलो, हमेशा जो क्वेश्चंस हम कॉन्फिडेंट हैं, हमारे 70 क्वेश्चंस हम कॉन्फिडेंट हो गए, मान के चलो उसमें से 3 से 5 एरर्स तो होंगे ही होंगे, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ा बफर में आंसर करके रखना चाहिए। मैं आप लोगों को खाली इतना कह रहा हूँ, बफर में मतलब जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आंसर कर रहे हो वो ऐसे क्वेश्चंस आंसर करना जिसमें तुम्हें 2 या 3 चॉइसेस में से डाउट था। एकदम रैंडम गेस वर्क मत करना। अगर तुम उस क्वेश्चन के बारे में एक भी शब्द कभी सुने ही नहीं हो पहले, then there is no point answering that, because that would be मतलब
you are going with a 25% blind chance. And in the negative marking setup, that doesn't pay off. That strategy doesn't pay off. Yes sir. ओके सोने मेरे सोने वाली बात यार प्लीज ध्यान रखना, सोना जरूरी है, कम से कम 6 घंटे सो जाना। जिस दिन 4 तारीख को जो पेपर है उससे पहली रात और उससे 1 रात 2 रात पहले हर दोनों रात में 6 घंटे मिनिमम सो जाओ। उससे ज्यादा सोते हो तो ठीक है, लेकिन मेरी राय रहेगी 6 घंटे सो जाना। योर ब्रेन नीड्स टू वर्क नॉर्मली। और नाश्ता ढंग से खा के, नाश्ता सुबह सुबह मैं 9 बजे से होता है ना पेपर आजकल भी? जी सर। 9 बजे, तो 9 बजे में घर वालों को नाश्ता वाश्ता देने में अगर फाइट आता है, क्योंकि हम लोग 1 रात पहले ही पहुंच जाते हैं एग्जाम सेंटर के शहर में जो भी है, तो कम से कम ब्रेड वेड और दूध का पैकेट पहले 1 रात रख लेना, दूध या दही जो भी खाते पीते हो, और ब्रेड और केला इतना रख लेना और दबा के खा के फिर जाना, ठीक है? ब्रेन ठीक से किक इन करता है। और लंच के समय इतना ज्यादा मत खा लेना कि लंच वाला जो सेकंड पेपर लंच के समय होता है ना, आई थिंक वो 2 से 4 जी सर। हाँ, तो उस बीच में उसमें ज्यादा नींद नहीं आनी चाहिए, ठीक है? तो ये ध्यान रखना, बहुत ज्यादा लंच मत खा लेना। ब्रेकफास्ट भले ज्यादा कर लो बट लंच बहुत ज्यादा मत करना। एंड अपने पेन्स और पेंसिल्स जो है प्लीज ठीक से शार्पन करके ले जाना। एडमिट कार्ड ये सब पहले 1 रात पहले ही रख लेना। बेसिक चीजें हैं, आपको एकदम एग्जीक्यूशन मोड में रहना चाहिए। वहां पे आपको क्या करना है, कैसे करना है, ये सब प्लानिंग पहले हो जानी चाहिए आपकी, ठीक है? और वहां पे आपको 2-2 घंटे खाली एग्जीक्यूशन करना है वहां पे। जी सर। सब्जेक्ट के बाद सर आवाज थोड़ी बीच में ब्रेक हो रही है। सर शायद नेटवर्क फ्लक्चुएट कर रहे हैं तो आवाज बीच में ब्रेक हो रही है। गुड इवनिंग सर। सर ये विकास करके एक स्टूडेंट है, वो कुछ पूछना चाह रहे थे सर। जी गुड इवनिंग विकास, प्लीज पूछिए। सर आई हैव अ क्वेश्चन दैट के अभी मैंने स्टार्ट किया सर प्रिपरेशन एंड मतलब सब्जेक्ट चूज करने में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है सर। तो व्हाट शुड मतलब which subject should I opt for CSE एग्जाम्स? मतलब क्रैक, मतलब कई लोगों को मैंने सुना है कि हेलो हाँ सर। हेलो जी सर, आपकी आवाज आ रही है सर। आवाज आ रही है सर। सर आपकी आवाज आ रही है सर। सर आपकी आवाज आ रही है सर, बोलिए। ओके, कैन यू हियर मी? आई एम सॉरी, मैं उनके क्वेश्चन को यहाँ तक सुन पाया कि सर वो पूछ रहे हैं कि मेंस के लिए कौन से क्वेश्चन, कौन से पेपर लेना है, ये कैसे सेलेक्ट करें? ये सर क्योंकि कई बार हम सुनते हैं सर कि मतलब कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट में हमको मतलब स्कोरिंग मार्क्स, मतलब स्कोरिंग सब्जेक्ट होते हैं कुछ सर, और इसके बारे में सर मतलब क्या कौन से बेसिस पे हमको? क्या शुभ नाम है आपका? विकास? विकास सर, विकास सिंह सर। ओके विकास भाई, पहले तो अपने को प्री क्लियर करना है, ठीक है? तो अगले 3 दिन 4 दिन सर पे तेल लगा के प्री के लिए पढ़ना है और प्री क्रैक करना है फर्स्ट। उसके बाद मैं फिर कह रहा हूँ आपको, अगले 3 से 4 दिन आप मेन सब्जेक्ट के बारे में अभी नहीं सोचेंगे, लेकिन मैं जो अब कह रहा हूँ इसको आप 4 तारीख के बाद, जब आप मेंस का एग्जाम प्रीलिम्स का एग्जाम दे के आ जाओगे, घर आ जाना, तो खा पी लेना, या घर पहुंच के जब रात में सोने जाओगे 5 तारीख की सुबह से आप, मैं जो बोल रहा हूँ उस पर अमल करोगे। पहली चीज सर सॉरी सर, मैं अभी इस एग्जाम में नहीं, मतलब वो नहीं हो रहा सर, अपियर नहीं हो रहा। अच्छा, नेक्स्ट यू प्लानिंग? ओके चलो डन, ठीक है। तो आप बेसिकली बिकॉज़ व्हाट माय सजेशन, यू आर राइट, सम इट इज सेड, ये कोई किसी को क्लियरली मालूम नहीं रहता है, लेकिन ऐसा बोला जाता है कि कभी कभी कोई पेपर्स ज्यादा
सफल कैंडिडेट भेजते हैं। तो इसी का नतीजा था कि बीच बीच में पाली लिटरेचर नाम का सब्जेक्ट, अजीब अजीब टाइप के सब्जेक्ट जो हैं पॉपुलर होते रहे। जो भी हो, 5 ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि कोई भी कभी भी कर लेता है: पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी और ज्योग्राफी। ठीक है, ये और एक फिलोसफी जोड़ना है तो जोड़ लो। ये 5 सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं चाहे तुम डॉक्टर हो, चाहे तुम इंजीनियर हो, चाहे तुम उसी सब्जेक्ट के ग्रेजुएट क्यों ना हो, सभी लोग उसमें आके मोटा मोटा अमूमन एक समान हो जाते हैं। तो उसका नतीजा ये होता है कि ये 5 सब्जेक्ट्स में कई सारे लोग फॉर्म भरते हैं और एग्जाम को देते हैं। इन 5 या 6 सब्जेक्ट्स की आप कौन सा सब्जेक्ट किस वर्ष में ज्यादा चलता है, उसकी रिलेटिव पॉपुलैरिटी चेंज होती रहती है, सक्सेस रेशियो चेंज होता रहता है। लेकिन उसको यूपीएससी या आम जनता, आप और मैं जब एग्जाम दे रहे होते हैं, हम लोग उसको स्केलिंग कहते हैं, स्केलिंग इफेक्ट चलता है। स्केलिंग का रेशियो क्या है किसी को नहीं मालूम। यूपीएससी ने अभी तक कोर्ट्स में भी जब पूछा गया, यूपीएससी हैव नेवर एवर गिवन व्हाट द स्केलिंग फॉर्मूला इज। उन्होंने उसको एक स्टैटिस्टिकल मेजर के रूप में बताया है। हम ज्यादा ये मान सकते हैं कि इट इज सम काइंड ऑफ वेटेड फॉर्मूला, जिसमें कि जब बहुत ज्यादा बच्चे एक सब्जेक्ट की तरफ जाते हैं तो वो सब्जेक्ट में उस सब्जेक्ट में सिलेक्शन रेशियोज ऑटोमेटिक कम होते जाते हैं, जिससे कि बच्चे उस सब्जेक्ट की को छोड़ के दूसरे सब्जेक्ट में जाएं। ये एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम बनाए रखने के लिए किसी तरह का एक हाईली स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला है। वी डोंट नो व्हाट इट इज। अगर ये मालूम होता तो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स और विशेषज्ञ लोग इसका चीर-फाड़ करके हमको बता देते कि ये सब्जेक्ट लोगे तो तुम इस साल क्लियर हो जाओगे। दैट नोबडी कैन टेल अस, नोबडी इज इन अ कैपेसिटी टू टेल अस। लेट अस नॉट वेस्ट आवर टाइम थिंकिंग ऑन दैट। हम ये सोचें कि हमें कौन सा, हमें आप लोगों के समय में आप देखो खाली आपको एक सब्जेक्ट लेना है, 2 नहीं लेने हैं। तो पहली बात तो आप ऐसी सब्जेक्ट लो जिसमें कि आप एग्जाम क्लियर कर पाओगे। मेरा ये नहीं कहना है कि आपका इंटरेस्ट क्या है, ये है वो है। देखो, आप यहाँ पे एग्जाम देने आए हो केवल एग्जाम पार करने के लिए। आप किसी सब्जेक्ट में महारत पाने के लिए नहीं आए हो। महारत प्राप्त करना होता तो जाओ पीएचडी कर लो। ठीक है, आपको आईएएस में आना है, आपको आईएएस आईपीएस में आना है, इसीलिए आप ये एग्जाम दे रहे हो। और चूंकि एग्जाम कहता है कि एग्जाम देने के लिए कोई सब्जेक्ट चुनना है, तो आपको कोई सब्जेक्ट चुनना पड़ रहा है। You're not doing it out of your own interest. So let us not try to say that I love this subject, therefore I'm doing it. Don't do that. Be very clear that the subject that you take, you should, आपके पास उस सब्जेक्ट में पर्याप्त पकड़ होनी चाहिए आपकी। और अगर पकड़ नहीं है तो वो पकड़ आपको 1 से 1.5 साल में बनाने वाली क्षमता रहनी चाहिए। 2 चीजें, या तो तुम उस सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन कर चुके हो। मैं उस श्रेणी में नहीं आता। मैंने लिया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और एंथ्रोपोलॉजी। मैं हूँ मूलतः इंजीनियर। मेरी इंजीनियरिंग में उतनी पकड़ नहीं थी कि मैं इंजीनियरिंग को ले जो भी सब्जेक्ट तुम लोगे, ध्यान रखना उस साल, जिस साल तुम एग्जाम देने जा रहे हो, तुम्हें देश के टॉप 5 या 10 में रहना पड़ेगा पूरे देश में उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। तो अगर तुम मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री या इंजीनियरिंग के 3 सब्जेक्ट में से कोई भी एक सब्जेक्ट दे रहे हो, तो तुम्हें बेसिकली आईआईटी और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के बच्चों को मार के गिराना पड़ेगा, उनके लेवल पे खेलना पड़ेगा। अगर तुम वो लेवल खेलने का दम रखते हो तो उन सब्जेक्ट्स में जाओ। मेरे में नहीं था वो, मैंने अपने असेसमेंट किया, मैंने कहा मेरे में नहीं है कि मैं उस लेवल तक पहुंच पाऊं। देयरफॉर मैंने कोई ऐसे सब्जेक्ट्स लिए जिसमें कि मैं समय लगाकर 1 से 1.5 साल का मेहनत करके उस लेवल तक पहुंच पाऊं। उसके लिए मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड एंथ्रोपोलॉजी चुना मेरे समय में। वो चुनने का कारण मेरा ये था, मेरे को किसी ने कहा कि तुम सब्जेक्ट ऐसा चुनो जो कि तुम्हें, ये नहीं है कि तुम्हें उस सब्जेक्ट से प्यार होना चाहिए ना, ये कि तुम्हें उस सब्जेक्ट से हेट नहीं होना चाहिए। ध्यान से समझो, दोनों में अंतर है। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम वो सब्जेक्ट लो जिससे तुम लव करते हो, मैं कह रहा हूँ तुम वो सब्जेक्ट लो जिससे तुम हेट नहीं करते हो। उसको तुम 1-1.5 साल के रिलेशनशिप में खुद लव करना सीख जाओगे। लेकिन अगर तुम उसको हेट करते हो तो तुम कभी भी उस सब्जेक्ट, मतलब तुम्हारे ब्रेन के अंदर घुसेगा ही नहीं। तुम्हें वो सब्जेक्ट की भाषा नहीं पसंद है, तुम्हें वो सब्जेक्ट के स्ट्रक्चर्स, आंसरिंग स्ट्रक्चर्स, उसके क्वेश्चन मेथोडोलॉजीज पसंद ही नहीं है, तो तुम्हारे बुद्धि में नहीं घुसेगा। तो कोई मतलब नहीं है तुम्हारा ऐसा सब्जेक्ट लेके। ऐसा सब्जेक्ट लो जो कि जिसको तुम हेट नहीं करते। तीसरा चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऐसा सब्जेक्ट लो जिसमें तुम्हें तैयारी करने के साधन मिल सके।
या तो तुम उसमें पहले से ग्रेजुएट हो, या तुम्हारे आसपास कोई ना कोई उसको तुम्हें या तो कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का तुम्हें एक्सेस हो, या तुम जिस शहर या गांव में रहते हो वहां पे तुम्हें उस सब्जेक्ट में गाइड करने वाला कोई आदमी मिल सके। ये मोटे मोटे मैं कहूंगा 3 प्रिंसिपल्स हैं जिसके आधार पे आपको सब्जेक्ट का चयन करना चाहिए। ये मत सोचना कि ये ओके जितेंद्र जी विल जस्ट हैंग ऑन, लेट मी फिनिश दिस थिंग फॉर विकास जी, विल कम टू यू। तो ये मत सोचना आप कि ये सब्जेक्ट पॉपुलर है तो मैं इसको लूंगा क्योंकि पिछले साल कई लोगों ने इससे फोड़ के अपना बना लिया यूपीएससी। डोंट डू दैट, क्योंकि उस सब्जेक्ट में अगर आपकी पकड़ ही नहीं है तो 1 साल में आपकी पकड़ शायद ही बन पाए, क्योंकि आपको पकड़ का मतलब है कि उस सब्जेक्ट में उस वर्ष टॉप 10 में तो रहना ही पड़ेगा, ठीक है, तब जाके अपने को आईएएस या आईपीएस का रैंक मिलेगा। आपको विकास जी, आपके दिमाग में क्या डाउट है, कौन सा सब्जेक्ट की तरफ आप प्लान कर रहे हो? आप ग्रेजुएट किस में हो? सर ग्रेजुएशन मैंने कॉमर्स बैकग्राउंड से की है, और उसके बाद देन आफ्टर मैंने पीजी जो किया इकोनॉमिक्स में किया। तो एक थॉट था सर कि इकोनॉमिक्स में ही सब्जेक्ट मेरा चूज करूं सर। ओके, इकोनॉमिक्स में गुड आइडिया, बट इकोनॉमिक्स इज वेरी टफ। आपने इकोनॉमिक्स कहाँ से करी है? सर यहीं से, ये छत्तीसगढ़ में पीटीआरएस यूनिवर्सिटी से सर। ओके, ध्यान देना कि अगर इकोनॉमिक्स लेंगे हम तो हम जो है सीधे सीधे दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के बच्चों से और दिल्ली यूनिवर्सिटी के इकोनॉमिक्स पढ़े हुए बच्चों के साथ हम लोगों का मुकाबला होगा यूपीएससी में। देखो तुम्हारा इकोनॉमिक्स का पेपर, मेंस की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, तुम्हारा मेंस का पेपर तो इकोनॉमिक्स का पंडित ही एग्जामिन करेगा ना, है ना? यस सर, यस सर। तो वो आंसर जो एक्सपेक्ट करेगा उस लेवल के करेगा जो कि वो यूज्ड टू है। यस सर, यस सर। तो क्या आपकी मैं ये नहीं कह रहा कि आपकी इकोनॉमिक्स कैसी है, आप खुद जानते हो आपकी इकोनॉमिक्स कैसी है। अगर आपकी इकोनॉमिक्स कंट्री के टॉप 10 में अब जरूरी नहीं अभी आपकी इकोनॉमिक्स टॉप 10 के लायक हो, लेकिन 1 साल की कड़ी मेहनत से आप उसको टॉप 10 की श्रेणी में ला पाओगे क्या? ये बात मैं फिर कह रहा हूँ, ये डिस्कशन आप खाली अपने और अपने मिरर माने आईने के साथ करोगे अपने साथ। तो इसमें सच्चाई आपको इसमें आपको किसी को कोई पॉइंट नहीं प्रूव करना है। यू हैव टू बी ऑनेस्ट एंड फेयर विद योरसेल्फ। अगर उसका आंसर ऑनेस्टली ये नहीं आ पा रहा, देन मेरा सजेशन है मे बी दैट सब्जेक्ट वन नीड नॉट टेक। फिर ये होगा कि सर फिर तो मैं ऐसा सब्जेक्ट लूंगा जिसमें मैं ग्रेजुएशन नहीं किया हूँ। हाँ यस, ऐसा सब्जेक्ट लोगे जिसमें आप ग्रेजुएशन नहीं किए हो, लेकिन कम से कम वो जो 5 या 6 सब्जेक्ट मैंने आपको 6 सब्जेक्ट गिनाए थे, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, ज्योग्राफी और फिलोसफी, ये 6 सब्जेक्ट जो हैं कोई भी उसको मतलब अगर इंटरेस्ट है उन सब एरियाज में तो हम उसको ले सकते हैं, बट दैट इज अ जजमेंट। और इन ये सब्जेक्ट्स के बारे में कोचिंग मटेरियल काफी सारा मिल जाता है। इकोनॉमिक्स में देखो भाई, कोचिंग में इकोनॉमिक्स में फॉर एग्जांपल अपने को इकोनॉमिक सब्जेक्ट में एक छत्तीसगढ़ में आई डोंट थिंक ढंग का स्टडी सर्कल भी मिल पाएगा। हो सकता है आपके कॉलेज के प्रोफेसर साहब आपको टाइम दे सकें, लेकिन वो कितना टाइम, कोविड के चलते कितना टाइम दे पाएंगे? तो मेरा अनुरोध होगा कि यू जस्ट एनालाइज विच सब्जेक्ट यू वांट टू go for a subject which you can in the next 1 or 2 years time you will become the top 10 or top 20% in the country, उस लायक तुम्हारा आंसर राइटिंग हो जाएगा, वो सब्जेक्ट लेना। यस सर। ओके, यस, थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम। और जितेंद्र जी कुछ डाउट पूछना चाह रहे थे? जितेंद्र पांडे बोलिए। गुड इवनिंग सर। हाय, गुड इवनिंग सर, मैं जितेंद्र पांडे। मैं आपसे ये क्वेश्चन था सर कि मैं अभी 2 साल बाद मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट दूंगा 2020 में। ओके। तो सर मेरी 12th तक की जो स्टडी है वो सर वो हिंदी मीडियम में हुई है। मेरे को सिर्फ लैंग्वेज को लेकर थोड़ा सा प्रॉब्लम है सर। मैं प्रिपरेशन जो अभी 2 महीने हो गए मेरे स्टार्ट किए, तो मैं इंग्लिश में कर रहा हूँ, लेकिन इंग्लिश में ही आगे बढ़ूं या हिंदी मीडियम में लिखना, क्योंकि हिंदी मीडियम का भी रिजल्ट उतना अच्छा रहा नहीं है। तो इसलिए मेरे को थोड़ा डाउट है सर कि मैं इंग्लिश मीडियम में ही करूँ, क्योंकि मेरे पास अभी टाइम है कि मैं हिंदी मीडियम में ही करूँ, क्योंकि मैं प्रिपरेशन अभी इंग्लिश मीडियम में कर रहा हूँ जो तैयारी है। और मेरे को समझ तो आता है, बट थोड़ा प्रॉब्लम ये है कि क्या मैं इसमें अच्छे से लिख पाऊंगा या नहीं, क्योंकि बहुत लोग मेरे को बोल रहे थे कि जो तुमने अभी तक 12 तक किया है उसी लैंग्वेज को चूज करो तो ज्यादा बेटर होगा बोल रहे थे। तो इसी में थोड़ा प्रॉब्लम है सर। जब भी तैयारी करता हूँ तो मेरे को यही
दिक्कत हो रही है। ओके जितिन जी देखिए, ये कहना, हाँ ये बात इस बार मैंने भी पढ़ी, मैंने भी अखबारों में पढ़ी, या जैसे अपने छत्तीसगढ़ में अवनीश शरण बता रहे थे कि यार इस बार हिंदी में लिखने वाले बच्चों के लिए काफी अच्छा नहीं रहा था। तो उसी से ये बात संज्ञान में आई कि इस बार हिंदी मीडियम से जो बच्चों ने लिखा है एग्जाम को, उनके रिजल्ट संतोषजनक नहीं थे। बट एक बात ध्यान से समझो, ये मैं नहीं जानता कि ऐसा क्यों हुआ, मैं ये जरूर जानता हूँ कि ये कोई ट्रेंड नहीं है, ठीक है, ये एक एनॉमली है या एबरेशन है। यूपीएससी में प्लीज देखो, मैं जब एग्जाम दे रहा था तो उस समय मैं 2010 में दिया हूँ, इसको क्लियर किया हूँ, तो उस समय पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और ज्योग्राफी टॉप चॉइसेस होते थे। अभी मैं पिछले 1-2 साल पहले कोई मेरे परिचित व्यक्ति दे रहे थे एग्जाम, तो मुझसे ऐसे ही पूछ रहा था कि यार आजकल कौन से पेपर पॉपुलर हैं, तो कह रहा था भैया क्या हो गया ना कि पबएड से ज्यादा लोग क्लियर नहीं हो पा रहे हैं। 10 साल पहले समा कुछ और था, और आज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में शायद उतने लोग क्लियर नहीं हो पा रहे हैं। वही मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया ना, जो स्केलिंग का फॉर्मूला होता है वो ऐसा होता है कि जहां पे ज्यादा लोग दौड़ रहे हैं, भेड़ चाल होती है ना, जहां भेड़ चाल ज्यादा हो रही है, उस भेड़ चाल को तितर बितर करने के लिए वो फॉर्मूला वो गिरा देता है, कट ऑफ को ऊंचा कर देता है, या उस साल कम बच्चे सेलेक्ट होते हैं, जिससे कि अगले साल जब फॉर्म भरा जाए मार्केट में बात फैल जाए कि यार ये सब्जेक्ट में देखो अब इसका कोई फ्यूचर नहीं है, तो फिर लोग हट जाते हैं वहां से। फिर ऐसे लोग हट गए तो फिर 5-10 साल तक कुछ नहीं होगा उस सब्जेक्ट का, फिर 10 साल बाद लोग वहां पे जाना शुरू करेंगे तो वहां के सिलेक्शंस बढ़ जाएंगे। तो बेसिकली मुद्दा यही रहता है कि एक बात समझो, जब 12 से 13 लाख बच्चे फॉर्म खरीद रहे हैं इस एग्जाम का, तो भेड़ चाल तो होनी होनी है। आपको और मेरे को मैं भेड़ चाल की बात खत्म कर देता हूं, तो हिंदी मीडियम वाला भी शायद मैं आंकड़े नहीं देखा हूं, शायद ये हो सकता है कि हिंदी मीडियम को चुनते हुए जो बच्चे एग्जाम लिख रहे हैं उनकी संख्या या तादाद पिछले 2-3 सालों में अगर बहुत बढ़ गई थी, तो वो स्केलिंग का फॉर्मूला हिंदी मीडियम वालों के अगेंस्ट भी तो काम कर जाएगा। और अगर ऐसा किया है तो वो खाली इस साल के रिजल्ट तक के लिए था, जिस साल आप देने का प्लान कर रहे हो उसमें चलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दूसरी बात, आप कह रहे हो कि मैं पिछले 2 महीनों से इंग्लिश में पढ़ के एग्जाम देने का मतलब मैं एग्जाम की तैयारी इंग्लिश में कर रहा हूँ। आप ये बताओ जितिन भाई, आपको इंग्लिश में वो चीजें पहली बार पढ़ने में समझ आ रही है, या दूसरी बार पढ़ने में समझ आ रही है, या तीसरी बार में? नहीं सर, वो अभी तो शुरुआती है तो थोड़ा सा दिक्कत होता है, बट समझ में तो आ रहा है। मतलब अभी तो मैं सिर्फ एनसीईआरटी से स्टार्ट किए हैं, तो वो तो आ रही है थोड़ी थोड़ी समझ में। मैं कह रहा हूँ कि मतलब अगर हम मान लो, अगर हम हिंदी में करते, उस जो चीज आपने 2 महीने लगाए, 2 महीने में इंग्लिश में पढ़ते हुए आपने मान लो 7 चैप्टर्स किए अभी तक, मैं आपसे पूछ रहा हूँ अगर आप हिंदी में करते तो क्या आप 14 चैप्टर्स कर लेते अभी तक? हिंदी में हाँ सर, क्योंकि उसमें नहीं सर, मतलब मेरे को लिखने में प्रॉब्लम सर, क्योंकि हिंदी में अगर मैं लिखूंगा ना तो ज्यादा सोचना नहीं पड़ता, लेकिन इंग्लिश में ना मेरे को थोड़ा सा हाथ रुक जाता है, मतलब थोड़ा नहीं तो मेरे भाई आप हिंदी में ही जाओ, मेरी पर्सनल राय होगी, क्योंकि ऐसा मैं खुद कर मैंने एग्जाम को इंग्लिश में लिखा है, लेकिन मेरे को बार बार मैं जब तैयारी कर रहा था एक्सेट्रा, और सिलेक्शन के बाद भी जब कुछ लोगों से बात होती है तो सबने ये कहा कि देखो यूपीएससी में ऐसा कोई सिस्टम का डिजाइन नहीं है कि इंग्लिश बोलने वालों को या इंग्लिश में लिखने वालों को सेलेक्ट करना है। लैंग्वेज केवल एक मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन है। आप हिंदी में लिखो या इंग्लिश में लिखो या तेलुगु में लिखो, आपका जो मेंस का आंसर हो, आप और मैं बात कर रहे हैं मेंस की अभी, ठीक है, हम लोग प्रीलिम्स की बात नहीं कर रहे जितिन जी, ठीक है जितिन, प्रीलिम्स में हिंदी और इंग्लिश का कोई मायना नहीं है, क्योंकि वो बाइलिंगुअल वैसे भी होता है, मल्टीपल चॉइस में बहुत ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ता। फर्क पड़ेगा मेंस में, क्योंकि मेंस में हमारा आंसर क्या लॉजिकल स्ट्रक्चर यूज कर रहा है, मोर इम्पोर्टेंटली हम लोग पूछे हुए सवाल का जवाब पूर्णता दे पा रहे हैं, डिप्लोमेटिक मतलब एक बैलेंस्ड वे में दे पा रहे हैं या नहीं, ये हमारे दिमाग में जो सोचा और हमारे कलम ने जो लिखा, इन दोनों के तालमेल ऑटोमेटिकली जिस चीज। सर म्यूट हो गया है, आपका माइक म्यूट हो गया है सर, अब अनम्यूट हो गया। हेलो जी सर, जी सर।
आ रही है आवाज सर? जी सर। सर अपोजिट माइक ऑन हो गया है। जी सर अब आई नो वो एक्चुअली नॉर्मल कॉल्स आते हैं तो ये ऑटोमेटिक म्यूट हो जाता है, सॉरी अबाउट दैट। नो सर, नो इश्यूज। तो यार जितिन भाई, मेरा आपको सुझाव ये रहेगा कि आप ना जो लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हैं पढ़ने में और मोर इम्पोर्टेंटली लिखने में, प्लीज स्टिक टू दैट। हिंदी मीडियम यस, अगर पिछले साल कम हुआ भी है तो यार मैं बता रहा हूँ, अपने अपने राज्य के ओपी चौधरी सर, अपने राज्य के रानू साहू, अपने राज्य के छत्तीसगढ़ के ही जेपी मौर्य, अभी धमतरी कलेक्टर है, अपने राज्य के अवनीश अवनीश शरण, ठीक है, किरण कौशल मैम भी, किरण भी, यस, ऑल ऑफ देम, इन सब ने हिंदी मीडियम से दिया है। सो मेरे भाई, ये कहना कि हिंदी मीडियम का सिलेक्शन नहीं होगा या डिफिकल्ट होगा, डोंट गो बाय दैट। आप, मैं फिर कह रहा हूँ, आपको देखो, आप और किताब के बीच का जो तालमेल है, वो तालमेल आप और सरस्वती माँ के बीच में जो भाषा आप एक दूसरे से, आवाज आ रही है? जी सर आ रही है। यस सर आवाज आ रही है। हाँ जी, तो आप और बुक किताब आपस में जिस तरह से बात करते हो, जिससे कि किताब अपना सारा का सारा जो पूंजी है आपको दे देता है, वो जो भाषा सबसे सरल है आपके लिए, प्लीज स्टिक टू दैट। क्योंकि यूपीएससी जो है नॉलेज गैदरिंग एक्सरसाइज है, हम स्पंज की तरह नॉलेज को गैदर करते हैं और फिर एग्जाम में जाके उस स्पंज को निचोड़ते हैं, जिससे कि वो उस आंसर शीट में टपके, और वो जो एग्जामिनर हमारा आंसर पेपर देखेगा, आप मार्क करेगा, तो उसको वो सारे पॉइंट्स मिल जाने चाहिए जो वो आंसर में खोज रहा है। अगर ये ट्रांसमिशन, ये पूरी चीज नॉलेज गैदरिंग, कंटेनिंग एंड ट्रांसमिशन में कहीं पे लॉस होता है, और वो लॉस अगर केवल भाषा की वजह से हो रहा है, एंड डोंट स्टिक, वो भाषा की तरफ मत जाओ। और ये चीज मत सोचो कि, और मैं एक बात बहुत क्लियर बता दूं, देखो यूपीएससी में कोई भी भाषा विशेष के लिए कोई, मेरे को नहीं लगता किसी तरह का बायस बना हुआ है। इंटरव्यू में आप और मैं जरूर ये आर्ग्यू कर सकते हैं कि इंटरव्यू में सर बना रहता है। मैं वो आर्ग्यूमेंट जब आप लोग मेंस का तैयारी करके इंटरव्यू देने जा रहे होगे, मैं उस समय डील करूंगा उस क्वेश्चन को। लेकिन इन सो फार एज प्रीलिम्स एंड मेंस को, यूपीएससी इज एग्नोस्टिक टुवर्ड्स द लैंग्वेज दैट यू यूज। आपका आंसर का कोई अंतर नहीं आएगा। फॉर यू जितिन साहब, मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, यू स्टिक टू हिंदी, सो दैट आप अपनी तैयारी बेस्ट तरह से कर लो, अपने ब्रेन में सारा मटेरियल भर लो जो कि टेक्स्ट बुक्स आपको दे पाती हैं। एंड उसके बाद आप, नॉलेज इज मोर इम्पोर्टेंट, डोंट वरी अबाउट द मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन। यस सर, थैंक यू सो मच सर। मोस्ट वेलकम। ओके, एनी छाया वर्मा, आपने हैंड रेज किया है, कुछ आपका क्वेश्चन है? छाया वर्मा, हैंड रेज किया है आपने? सर शायद उनका गलती से हैंड रेज हो गया है। नो प्रॉब्लम एट ऑल, नो प्रॉब्लम। चलिए, और कोई भी अगर डाउट हो या कुछ, अभी प्रीलिम्स कितने लोग दे रहे हैं 4th को? सर यहाँ पे हिडन वाले बहुत सारे लोग हैं जो दे रहे हैं, लेकिन बताते नहीं है कि दे रहे हैं, कि वो डरते हैं कि क्वेश्चन पूछेंगे कि क्यों नहीं निकला। आई विश यू ऑल द बेस्ट। आप जब सर लाइब्रेरी के अपने 5-6 स्टूडेंट दे रहे हैं सर प्रीलिम्स। दे रहे हैं, चलो वेरी नाइस इंडीड। लेकिन आजकल कोरोना के चलते आई एम श्योर कि बेचारे लाइब्रेरी में भी ज्यादा जाना हो नहीं पाता होगा। बंद है अभी तो, लाइब्रेरी में गए नहीं है सर। So sad. I mean, this is really weird, हाँ, कोरोना का समय जो है, but don't worry, this is there everywhere। क्योंकि मैं अपने दिल्ली के कुछ दोस्तों से बात कर रहा था, तो कोचिंग क्लासेस आजकल मोर और लेस ऑनलाइन ही चली गई हैं। लेकिन it's not the same thing। So I'm telling you, और हम सब छत्तीसगढ़ से जो तैयार करके दे रहे हैं, आप लोग जो लवन और रायपुर और बलौदा बाजार से तैयार करके दे रहे हैं, वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज दिल्ली का कम से कम इस एग्जाम के लिए खत्म हो गया है। तो मैं फिर कह रहा हूँ, जल्दी से ये अभी जो 3 दिन बचे हैं, अपना माइंड को मेंटल फ्रेम में लाओ, एकदम फाइटिंग स्पिरिट में आओ, वॉरियर टाइप फाइटिंग स्पिरिट में आओ,
और कम से कम उससे 5-6 मार्क्स तो आपके ज्यादा ही आ जाएंगे, वेट एंड वॉच। एंड आई थिंक दैट विल बी द डिफरेंस बिटवीन सिलेक्शन एंड नॉन सिलेक्शन, एंड आप सब सेलेक्ट हो जाएं तो दैट विल बी द बेस्ट थिंग, बेस्ट न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ अस। थैंक यू सर, काफी दिनों बाद आपको देखने को मिला सर, पर्सनली मुझे अच्छा लग रहा है सर आपसे वर्चुअली मिलकर, और आपने सर टाइम निकाला, काफी समय दिया स्टूडेंट्स के लिए एक छोटे से फोन कॉल की रिक्वेस्ट पे, सर सो काइंड ऑफ यू सर। हम कोशिश करेंगे कि आगे और भी आपका समय मिल सके सर। आज के लिए सर बहुत बहुत आपका आभारी हूँ मैं पर्सनली भी, और लाइब्रेरी की तरफ से भी, और गवर्नमेंट कॉलेज लवन की तरफ से भी। मोस्ट सर्टेनली, एंड मैं फिर कहना चाह रहा हूँ आपको इतना थैंक करने की जरूरत नहीं, ग्लैड टू बी हियर अमंगस्ट ऑल ऑफ यू। जी सर, सो काइंड, माय बेस्ट विशेस। कोई अगर डाउट्स या कुछ और रहते हैं जो लोग पूछ नहीं पा रहे हैं, आप प्लीज अजय साहब आप उसको मैसेज में मेरे को मैसेज कर देना, आई विल बी वेरी ग्लैड टू रिस्पॉन्ड टू देम, ठीक है? जी जी जी, थैंक यू सर। कोविड से बचे रहो सब लोग, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ एग्जाम जब दे रहे होगे कोविड की चिंता मत करना। मैं फिर कह रहा हूँ एग्जाम का सिंगल फोकस रखो, एंड जो भी 4 तारीख को एग्जाम देने जा रहे हैं, माय बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू, गुड बेस्ट ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक्स, बाय बाय। थैंक यू सर। आप लोगों ने अभी कार्तिकेय गोयल सर को सुना, जो 2010 बैच के आईएएस हैं और काफी हम्बल हैं। लोग आईएएस तो बन जाते हैं लेकिन हम्बल नहीं रह पाते, सर काफी हम्बल हैं। और एक फोन कॉल ही आज मैंने सर को सुबह किया था, सर ने एक्सेप्ट कर लिया, और सर बोल रहे थे कि 5 मिनट के लिए शायद मैं आ पाऊंगा, लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि सर काफी देर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुछ थोड़े से टॉपिक इसमें से बच गए थे आज जो मुझे आपको बताना था, लेकिन मैंने 5:30 बजे तक ही इस मीटिंग को शेड्यूल किया है। तो जो छोटे से टॉपिक बच गए हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग तो प्रीलिम्स इसमें से दे नहीं रहे हैं, तो मैं कल उनको कंटिन्यू करूंगा। कल का मैं टाइम शेड्यूल आपको शेयर करूंगा, और कल हम इसको कंक्लूड कर लेंगे। जो बच्चे जो प्रीलिम्स में अपीयर हो रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक ऐसा एक्सपोजर आपको जरूरी था कि आप किसी कलेक्टर से बात करें, जो इजीली अवेलेबल नहीं हो पाता, आप कलेक्ट्रेट में जाके नहीं कर पाते, इसलिए मैंने ये एक छोटी सी कोशिश की है। अक्की करके कोई पार्टिसिपेंट हैं, उन्होंने हैंड रेस किया था शायद, लेकिन समझ में नहीं आता है कि वो इंटेंशनली हो रहा है या बटन दब गई है, तो मैंने उनको फिर कुछ नहीं बोला। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जितने भी लोग इस मीटिंग में जुड़ते हैं, अगर आपको कुछ बोलना रहता है तो एक बार चैट बॉक्स में लिख दिया कीजिए, उससे समझ में आ जाता है कि आप एक्चुअली बात करना चाह रहे हैं। और या फिर स्टार्टिंग में जब मैं बोलता हूँ कि अनम्यूट कर